प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 6 संबंध को पढ़ना आरंभ करेंगे। पूज्यचारी जी महाराज ने 13 जून 1993 ब्रेड सांडे डेनमार्क में जो वार्ता दी थी, इस अध्याय में उसी का संग्रह है। तो चलिए अध्याय को पढ़ना आरंभ करते हैं। यह मानव संबंधों के बारे में है, इसलिए इसमें हमारा कार्य, हमारा विवाह, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र और हमारा संसार सब कुछ आ जाता है। बाबूजी महाराज कहा करते थे, हमारा जीवन और कुछ नहीं, केवल हमारी मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। जीवन का यह बहुत ही सुंदर वर्णन है। जीवन हमारी मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है। किसी का भाव घृणा करने का है, वह सबसे घृणा करता है। किसी का भाव विश्वास करने का है या उसकी वृत्ति विश्वास करने की है, वह विश्वास करता है। वह स्वीकार करता है, उसे सब पर विश्वास है। किसी की खुले दिल की वृत्ति है, वह व्यक्ति सबसे प्रेम करता है और सबसे प्रेम पाता है। जिसकी संदेह करने की आदत है, वह सब पर संदेह करता है। इसलिए मैं अपने अभ्यासियों, प्रशिक्षकों से कहता हूँ, चिंता मत करो। कुछ लोग सहज मार्ग को शक की नज़रों से देखते हैं। मैं कहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह शक्की मिजाज का है, इसलिए सहज मार्ग पर शक करता है। अपनी पत्नी पर शक करता है, राजनीति को शक की नज़र से देखता है। उसे दुकान पर रखे सामान पर भी शक होता है, क्योंकि यह उसका रवैया है। वह इस पर या उस पर शक नहीं कर रहा है, वह तो सब पर शक करता है। अगर जीवन के दौरान वह सहज मार्ग के संपर्क में आता है, तो निसंदेह वह इस पर भी शक करेगा। इसलिए नहीं कि सहज मार्ग में कोई संदेह करने वाली बात है, बल्कि इसलिए कि यह उसका रवैया है। उदाहरण के तौर पर, भौंकने वाले कुत्ते सब पर भौंकते हैं। वह पेड़ से गिरने वाली टहनी, नारियल अथवा दरवाजे के पास से निकलती हुई बकरी, कोई अन्य कुत्ता या आदमी सब पर भौंकेगा। भौंकने वाला कुत्ता सभी वस्तुओं पर भौंकेगा, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम में संदेह करने की प्रवृत्ति होती है, तो हम विवेक खो बैठते हैं। इसे समझना बहुत आवश्यक है। यह एक जासूस की तरह या पुलिस वाले की तरह है, जो सब पर शक करता है। उसके लिए सब चोर हैं, कोई पहचान नहीं। वह दौड़ रहा है, पकड़ो उसे। वह क्यों दौड़ रहा है? अरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी प्रेमिका के पीछे भाग रहा है या अपने कुत्ते के पीछे। वह क्यों दौड़ रहा है? उसने मुझे देखा और दौड़ने लगा। लेकिन यह अहंकार है। वह समझता है कि आप पुलिस वाले को देखकर दौड़ने लगे, जबकि आप अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। इसलिए जब तक हम अपनी सभी प्रवृत्तियों से पूरी तरह छुटकारा ना पालें, तब तक ना तो हम विवेकपूर्ण ढंग से विचार कर सकते हैं, ना ही काम कर सकते हैं। आप शक्की आदमी को एक किताब दीजिए, वह कहेगा, हाँ, एक और किताब। आप जानते हैं, सब एक ही बात लिखते हैं। आप किसी शक्की व्यक्ति से ईश्वर की बात कीजिए, एक और ईश्वर। आप किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? मैं ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। मुझे ईश्वर पसंद नहीं है। मुझे तो ईश्वर पर शक है। देखिए, वह इस संसार को कैसे चला रहा है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप में व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ ना हों, क्योंकि प्रवृत्तियाँ और कुछ नहीं बल्कि पहले से बने हुए वक्र पथ की अभिव्यक्ति है। जैसे एक बार गेंद फेंकने के बाद आप उसे रोक नहीं सकते, वह उसी दिशा में चलती जाएगी, जाकर कहीं टकराएगी और वहीं रुक जाएगी। प्रवृत्तियों के वशीभूत हमारा व्यवहार यंत्रवत सदा एक सा रहता है। शक्की आदमी हर बात पर शक करता है। लड़ने वाला सबसे लड़ता ही रहता है। बातूनी आदमी सदा बातें ही करता रहता है। लिखने वाला सदा लिखता रहता है। पेटू सदा खाता ही रहता है। कोई विवेक नहीं, कर्म की आवश्यकता के आधार पर कोई कार्य नहीं, विचारणीय विषयों पर कोई विचार नहीं। याद रखिए, इस बात पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अनावश्यक विचार ना करें।
आजकल हमें लगातार विचार करने की शिक्षा दी जाती है। हम विचार करने वाली मशीन बन गए हैं। सोचना हमारी ऐसी आदत बन चुकी है जिससे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। इसलिए ध्यान में भी हमें विचार परेशान करते रहते हैं। हम उन्हें रोक नहीं पाते, हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम में अपने विचारों पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं। मैं क्या करूं चारी जी, विचार मुझे तंग करते हैं। वे कैसे आते हैं? अगर आपके मकान में कहीं से मक्खियाँ आ रही हैं तो आप खुली खिड़की बंद कर देते हैं। अगर आपके शौचालय से बदबू आ रही है तो आप उसके स्रोत का पता लगाकर उसकी सफाई कर देते हैं। फिर अपने विचारों के उद्गम का पता लगाकर उसे क्यों नहीं हटा देते? आप अपने विचारों के अधीन कैसे हो सकते हैं? आप अपने ही विचारों के गुलाम कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे काम करना है, बिना काम किए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसे काम करने की लत कहता हूँ। कुछ लोग इसे कार्य नशा या काम का नशा कहते हैं। जब आपको काम नहीं करना चाहिए या आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तब काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी वस्तु को जब तक हिलाया ना जाए वह स्थिर अवस्था में बनी रहती है। यह न्यूटन का नियम है। कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिमान रहती है जब तक उसे रोका ना जाए। यह भी न्यूटन का नियम है, जो उन द्रव्यधारी वस्तुओं पर लागू होता है जो काल के प्रारंभ में ब्रह्मांड की रचना के समय अंतरिक्ष में छोड़ी गई थी। हम ना तो अंतरिक्ष में फेंके गए थे और ना ही हमारे अंदर अनादिकाल से निष्क्रियता के पल यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो दुर्भाग्य से अगर हम किसी वायुमंडल में प्रवेश कर जाएं तो हम उल्कापिंड की भांति जल जाएंगे। हम ऐसे जीव हैं जिनमें इच्छा शक्ति, मन और बुद्धि है, जिन्हें अवश्य जानना चाहिए कि कब काम करना है, कब काम नहीं करना है, कब सोचना है और कब नहीं सोचना है। अब चूंकि हम सदा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं। विडंबना यह है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमें किस विषय पर सोचना चाहिए। आप किस बारे में सोच रहे हैं? ओह, मैं तो हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ। हाँ, लेकिन किसके बारे में? मेरे स्वास्थ्य के बारे में। क्यों? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम अपने स्वास्थ्य के बारे में क्यों सोच रहे हो? चारी जी, मान लीजिए मैं बीमार हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, लेकिन इस बारे में तो हमें तब सोचना चाहिए जब हम बीमार हो जाएं। ओह चारी जी, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं बीमार नहीं होना चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ मेरे मित्र, लेकिन इसका अभी यह समय नहीं है। फिर वह बड़ी समझदारी के साथ गंभीरतापूर्वक कहते हैं, दवा से परहेज भला या समय पर उठाया एक सही कदम बाद में आने वाली 10 मुसीबतों से हमें बचाता है। अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करने के लिए उनके पास कई बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें रहती हैं। दवा से परहेज भला, लेकिन परहेज कैसा? मैं नहीं समझता कि हम सचमुच किसी बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। मेरे विचार से निरोधात्मक दवाओं की धारणा दवा कंपनियों की ही देन है। आप किसी ऐसी घटना को नहीं रोक सकते जो आपके संस्कारों के कारण निश्चित रूप से होनी है। जो भी होना है वह आपके संस्कारों के कारण ही हो रहा है। जो आपके संस्कार में नहीं है वह आपको नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति को मलेरिया तभी होता है जब वह मलेरिया के प्रति ग्रहणशील हो या उसमें मलेरिया की प्रवृत्ति हो। बुद्धिमान लोग जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं कि अगर कोई महामारी फैली हो तो कुछ लोग बीमार होते हैं, कई नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो यह एक प्रलोभन की तरह है। मैं एक अभ्यासी से कल इस विषय में चर्चा कर रहा था कि ग्लानि और अपराध बोध क्या है। नए अभ्यासियों को दी गई वार्ता सुनने के बाद वह बाहर आकर मुझसे बोला, मैंने हमेशा अनुभव किया है कि धर्म अपराध बोध से ग्रसित करता है। मैंने कहा, बकवास। तुम अपराध बोध से इसलिए ग्रसित हो क्योंकि तुम जो सोचते हो, जो करते हो, उसके कारण तुम खुद को अपराधी महसूस करते हो। फिर मैंने बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रलोभन किसी वस्तु में नहीं होता बल्कि खुद में होता है, क्योंकि किन्हीं दो व्यक्तियों को एक वस्तु समान रूप से आकर्षित नहीं करती। हम 6 लोग सड़क पर घूम रहे हैं। एक आदमी शराब खाना देखकर उसमें घुस जाता है। बाद में मिलेंगे चारी जी। बाकी 5 उससे प्रभावित नहीं होते।
दूसरा एक सुंदर लड़की को देखकर उसके पीछे यह कहते हुए चल देता है, बाद में मिलेंगे। अब केवल 4 आदमी रह गए। वह आदमी लड़की के पीछे जाने की बजाय शराब खाने क्यों गया, और वह आदमी शराब खाने जाने की बजाय लड़की के पीछे क्यों गया, और शेष 4 इन दोनों में से किसी के भी पीछे क्यों नहीं गए। इससे स्पष्ट है कि प्रलोभन किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अपनी या अपने बच्चों की असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की हमारी प्रवृत्ति होती है। ओह, मेरा बेटा स्कूल जाकर बिगड़ गया, उसका शिक्षक बड़ा खराब था, उसके सहपाठी बिगड़े हुए थे, सब धूम्रपान करते थे, वह बेचारा क्या करता, वह तो अच्छा लड़का था। जब तक हम में आंतरिक बल प्रदान करने वाली मनोवृत्ति ना हो, आत्मविश्वास की प्रवृत्ति, विश्वास की प्रवृत्ति ना हो, तब तक हम अपने घर में, अपने बच्चों में यह भावना विकसित नहीं कर सकेंगे। उन्हें बिना आंतरिक तैयारी के अनाड़ी की तरह घर से बाहर जाने देंगे, और ऐसे में उन्हें दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। वास्तव में दोष हमारा ही है। अंग्रेजी में कहावत है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जर्मनी में कहा जाता है, वैसा ही मिलता है जैसा आप सोचते हैं। जब आप हमेशा डरे रहते हैं तो जिससे आप डरते हैं वह आपके निकट और निकटतर आता जाता है। एक व्यक्ति जो कुत्ते से डरता है, जब भी गली से गुजरता है तो गली के सारे कुत्ते उसकी ओर देखकर भौंकते हैं। यह बिल्कुल सच्ची बात है। कोई भी आदमी इसे देख सकता है। अगर आप भयभीत नहीं हैं तो वे आपकी ओर कतई ध्यान नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना भय उस पर संप्रेषित यानी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और जब आप अपने भय को ट्रांसमिट करते हैं तो कोई उसे ग्रहण करता है और फिर उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि हम नकारात्मक विचारों को प्रसारित ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम अपने जीवन में इन नकारात्मक तत्वों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग भूतों से डरते हैं उन्हीं को भूत दिखाई देते हैं? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भूत नहीं देखा। केवल भूतों से डरने वालों को ही क्यों भूत दिखाई देते हैं? क्योंकि अपने भय के द्वारा वे भूतों को आमंत्रित करते हैं। अरे भूत, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे डरता हूँ। भूत उन्हें अनुग्रहित कर देता है। मैं नहीं जानता कि यह असलियत है या डरावनी कल्पनाओं का नतीजा, लेकिन ऐसा है। मेरे पास कई सालों तक एक अभ्यासी के पत्र आते रहे कि एक आत्मा हर रात उस पर हमला करती है। मैंने पूछा, कहाँ है वह आत्मा, मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, उसे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता। यहाँ तक कि वह युवती यह भी दावा करती थी कि वह अशरीर आत्मा हर रात उसके साथ सोती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे संभव है? अपने कई सालों के अनुभव से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर भय के पीछे एक छिपा हुआ प्रलोभन, एक दबा हुआ प्रलोभन होता है। यह ऐसा है जैसे मैं चाहता हूं कि यह सब मेरे साथ हो जिसे मैं खुद करने से डरता हूं। इसीलिए विचारों और प्रवृत्तियों का काम बड़ा जटिल है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सीय प्रयोग इसमें ज़्यादा नहीं, केवल सतही तौर पर मदद कर पाते हैं, क्योंकि उनसे बीजों का सफाया नहीं होता। आपको याद होगा बाबूजी इस बारे में हिंदी शब्द बीज दग्ध का प्रयोग किया करते थे, जिसका अर्थ होता है बीजों को भस्म कर देना। क्योंकि अगर आप बीज को भस्म नहीं करते तो साल दर साल ये अंकुरित होते रहेंगे और नए बीज तैयार करते रहेंगे। यह तो उस लॉन की तरह है जिसमें खरपतवार और घास एक साथ उगती रहती है। इसलिए इंग्लैंड में कहावत है कि एक अच्छा लॉन तैयार करने में 100 साल लगते हैं, लेकिन हमें अपने संस्कारों को मिटाने में 100 साल नहीं लगेंगे। कई लोग मुझसे कहते हैं, चारी जी आप तो भारतीय हैं और मैं यूरोपियन हूँ। आप वास्तव में यूरोपियन मनस को नहीं समझ सकते। वे यूरोपियन मनस की दास्ता में बने रहना चाहते हैं। मैं भारतीय हूँ और मैं उन्हें नहीं समझ सकूँगा। यह मात्र कल्पना है, एक बहाना है। ऐसा कहकर वे अपने लिए पलायन यानी भागने का मार्ग चुन लेते हैं। यूरोपियन मनस नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ना ही यूरोपियन शरीर जैसी। केवल शरीर होता है, मन होता है, हाथ होते हैं, पैर होते हैं।
रंग भिन्न हो सकते हैं, आकार भिन्न हो सकते हैं, कद भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, यह सब गणित संबंधी भिन्नताएं हैं। इसलिए जब कोई यूरोपियन कहता है आप मेरा मनस नहीं समझ सकते, तो वह अपनी बेवकूफ़ी जाहिर कर रहा होता है। जब कोई महिला कहती है चारी जी आप पुरुष हैं, आप नहीं समझ सकते महिलाएं किस प्रकार सोचती हैं। मुझे कई देशों की महिलाओं के इस प्रकार के उल्लंघनों का सामना साल में बहुत बार करना पड़ता है। मुझे माफ़ कीजिए, वे भी बेवकूफ़ हैं। क्या कहीं स्त्री मन नाम की कोई वस्तु होती है? हाँ, स्त्री शरीर, लेकिन स्त्री मन नहीं, स्त्री आत्मा तो किसी हालत में नहीं। इस अध्याय को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इसके अगले भाग को लेकर हम आप सबके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं